good morning students. Welcome back to your physics online class. Students, in the last tutorial we have discussed about the last topic was there parallax, है ना. तो let's start with the parallax again. What is the parallax and parallax method? Our last topic in the last tutorial was parallax. Let's see again what is parallax. तो मैंने बताया कि parallax is the apparent shifting of an object with respect to another. Another means it may be a background object when we shift our eye sidewise. ठीक है, जैसे किसी बताया किसी पेन की टिप को you are observing with your left eye and then right eye, left then right, left then right. So you will see the tip of the pen is shifting, apparently shifting with respect to the background. Apparently shifting का मतलब बताया था. Apparently shifting means not actually, it is appear to shift, and remember it always shift away from the direction of our eye. अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पेन जो है राइट से लेफ्ट हो रही होगी, और अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, ठीक है, तो यू विल सी द लेफ्ट टू राइट मीन्स अवे फ्रॉम द योर आई साइड. तो दिस इज द शिफ्टिंग, दिस एपरेंट शिफ्टिंग इज कॉल्ड द पैरेलैक्स. अब इस पैरेलैक्स मेथड से वी मेजर द, दिस इज द टेक्निक, एंड वी विद दिस टेक्निक, विद दिस मेथड we measure the distance between earth and other planets, earth and other stars, earth and you can say moon. So these type of measurements is done by a very interesting method, that is parallax. और भी methods हैं like laser method, है ना, laser method है, और भी हैं कुछ methods हैं, radar method है, but this is very important for your syllabus. So we have to see this parallax method here. Draw the diagram here, या ऐसे कह दो, heading कर लो, measurement of, या कह दो distance between earth and the moon, earth and the moon. We are going to measure the distance between earth and the moon, ठीक है ना, by this parallax method. For this we have to observe the body, मतलब moon को जैसे observe करना है, तो suppose we are going to observe the moon. वहाँ पे आप लेफ्ट और राइट आई से मीन्स पेन को देखे थे शिफ्टिंग, लेकिन आपकी पेन आपके आई से काफ़ी क्लोज है, तो वी कैन यूज दिस स्मॉलर डिस्टेंस ओनली. दो आईज के बीच की डिस्टेंस जानते हो, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, इन सेंटीमीटर ओनली. सो वी यूज टू आईज एज द ऑब्जर्वेटरीज. ऑब्जर्वेटरीज मीन्स जहाँ से ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना. तो पेन के लिए जो कि काफ़ी क्लोज थी, तो ऑब्जर्वेटरीज आपकी दो आईज थी, लेफ्ट आई और राइट आई, जो कि काफ़ी क्लोज थी. बट फॉर अ फार पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक मून को ऑब्जर्व करने के लिए आई से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू यूज टू सेपरेट या डिफरेंट पोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस. जैसे ये अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस है, सो अर्थ सरफेस पे किसी दो पोजीशन को यूज करेंगे अपने आईज की तरह, लेफ्ट आई एंड राइट आई, मीन्स ऑब्जर्वेटरीज E1 and E2. E1 and E2 आर ऑब्जर्वेटरीज, जहां से मून को ऑब्जर्व करना है. क्यों ऐसा हो रहा है फिर बता दें आपको. जैसे हमारा पेन के लिए करना था आपको, तो वी यूज टू आईज. टू आईज जो है ये आसानी से एंगल ऑफ विजन जो है, मीन्स अप्रोप्रिएट एंगल ऑफ विजन, सफिशिएंट जो कह सकते हो, मेजरेबल बना दे रही है एंगल. लेकिन अगर सोचो मून को आपने लेफ्ट आई देन राइट आई से मेजर करना है, तो इतने डिस्टेंट पोजिशन मीन्स मून से आईज के बीच के लिए देखा जाए तो एंगल बनेगी, दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल. ध्यान समझना, ये मून है
और आपकी अर्थ सरफेस पे दो आइज हैं, तो इनके बीच की एंगल क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। ये दो आइज आपकी हैं, अगर ये दो आइज हैं तो उसके लिए एंगल ऑलमोस्ट जीरो बनेगा। ये तो काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है दोनों आइज के लिए। मून से मून की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर दो आइज के बीच की डिस्टेंस ली जाए तो ऑलमोस्ट जीरो होगी, और इस केस में एंगल ऑफ विजन भी, ये एंगल ऑफ विजन कितनी बनेगी? जीरो बनेगी। तो ये रीज़न है कि अपने आइज को हम लोग ऑब्जर्वेटरीज नहीं लेंगे। वी यूज टू पोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखो, दिस इज द मून पोजिशन, दिस इज द मून पोजिशन जिसे अर्थ सरफेस से मेजर करना है। सो ज्वाइन ME1 एंड ME2। अब याद है, अभी जैसे मानो पेन की शिफ्टिंग चेक किया था हम लोगों ने, तो पेन की शिफ्टिंग में भी क्या था? वी यूज द पेन एंड अनदर ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट लाइक वॉल। वॉल को मैंने बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट करके यूज किया है। अब यहाँ पर भी मून को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मून के पीछे भी कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मून शिफ्ट्स। तो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट स्पेस में कुछ नहीं है, दैट इज मीन्स सो दैट वी कैन यूज अ फार पोजिशन स्टार। फार पोजिशन स्टार, ध्यान समझो। लाइव क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर यहाँ समझा दे आपको। सपोज अ फार पोजिशन स्टार, मेरे बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, फार पोजिशन लेने की डिस्टेंस नहीं जगह है, बट सपोज दिस स्टार इज अ वेरी फार अवे फ्रॉम द मून एंड ऑल्सो फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये स्टार बहुत ही दूर है। अब यही हमारा बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है with respect to which we have to observe the shifting of the moon। ठीक है, तो अब ध्यान देना, मैंने बताया था, फिर से रिमाइंड कर दूं आपको कि अगर सन आपके जस्ट ओवरहेड है, मीन्स आपके जस्ट सर के ऊपर है, तो आप मान लो आप अपने घर की छत पे से आप सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज ऑब्जर्विंग जस्ट वर्टिकली अबव ऑन द अर्थ सरफेस, या कह दो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे वर्टिकली हेड पे है, जस्ट अबव योर हेड, सर के ऊपर बिल्कुल दिखेगा। और अगर अपना घर छोड़ करके आप 10 घर बाद या 20 घर बाद जा करके उसी टाइम पर आप उस सन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से भी वो आपको अपने सर पे ही दिखाई देगा। ठीक है, मतलब सन इतनी हाइट पर है, इतनी ऊंचाई पर है आपके अर्थ सरफेस से कि दो डिफरेंट पोजीशन से उसको चेक करोगे तो इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो उसी पोजीशन पर लगेगा कि जहां पे था वहीं पे अभी भी है, सर के ऊपर। तो वैसे ही कह रहा है यहाँ पे कि ये जो स्टार है, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देन व्हेन वी ऑब्जर्व दिस मून विद रिस्पेक्ट टू स्टार, इट अपीयर्स, ये स्टार कैसा लगेगा? बिल्कुल ऊपर, इस पोजीशन से बिल्कुल लगेगा कि वर्टिकली हेड पे है। ठीक है ना, फिर से बोल दें, ये स्टार अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देन इट अपीयर्स एट जस्ट वर्टिकली हेड। ठीक है ना, वर्टिकली हेड पोजीशन, बिल्कुल इसके ऊपर दिखाई देगा। अब यही करना है कि वी ऑब्जर्व द मून विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार, वी ऑब्जर्व द मून विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार and we measure this angle. Suppose this is θ1, this is θ1. θ1 is the angle between this vision, moon and star के vision के बीच की एंगल है θ1. At the same time we observe the moon from this E2 position also. एंड अब बताया जैसे कि ये उस फार पोजिशन स्टार जो लिया हुआ है बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो ऑल्सो फ्रॉम E2 पोजिशन इट सीम्स टू एट वर्टिकली हेड पोजिशन। यहां से भी चेक किया जाएगा E2 से, तो वो फार पोजिशन स्टार अपने बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा। तो ये ध्यान देना, ये दो डिफरेंट स्टार्स नहीं हैं, दे आर सेम, बट because of very far position from the earth surface always seems from E1 and E2 and at different positions at
वर्टिकली हेड पोजीशन। सो जिस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया θ1, सिमिलरली एट द सेम टाइम फ्रॉम E2 द एंगल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पोजीशन इज θ2। किसके बीच की एंगल? मून एंड स्टार पोजीशन के बीच की एंगल दिख रही है फ्रॉम E2 θ2 एंड फ्रॉम E1 इट इज θ1। ठीक है, अब देखो फ्रॉम ज्योमेट्री यू कैन प्रूव दैट दिस विल बी θ1 प्लस θ2। ये यहां प्रूफ करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट दैट दिस इज द एंगल θ1 प्लस θ2 बाई ज्योमेट्री। ठीक है ना, and this angle is known as, this angle E1 M E2 angle is known as parallax angle। θ1 plus θ2, suppose this is theta, it is called parallax angle। parallax angle or also known as parallax angle or also known as पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, ये जो एंगल बनी हुई है θ1 प्लस θ2, दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्टिक एंगल या इसे पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं। एंड नाउ सी दिस E1 एंड E2 आर द टू पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो अर्थ इज अ very big sphere, spherical shape, as it's because of its spherical surface and big size. This line E1 E2 almost a straight line, this will be E1 E2, this may be considered as arc of this sector E1 M E2। ये जो साइज अर्थ की है काफी बड़ी होगी और अर्थ के दो पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी लगभग स्ट्रेट मानी जाएगी। एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी आर्क, ये कह सकते हो इट कैन बी कंसीडर्ड एज आर्क ऑफ दिस सेक्टर E1 M E2। क्या कहा जा रहा है, सेपरेट देख लो, दिस इज M E1 and E2 and this is theta। Theta means θ1 plus θ2, that is also known as parallactic angle। So this is parallactic angle and this is called the baseline। इसे बोलते हैं E1 E2 को बोलते हैं baseline। baseline means distance between two observatories। दो कौन सी पोजीशन है, उन ऑब्जर्वेटरीज के बीच की डिस्टेंस। तो this will be, this can be measured means आसानी से मान लो जैसे कह दिया जाए अर्थ के दो पोजीशन से, एक दिल्ली से एक कानपुर से, वी आर ऑब्जर्विंग द मून। सो दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस आसानी से मेजर की जा सकती है। तो दिस इज एक्स बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड द बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। एंड नाउ ME1 और ME2, this appears as the radius of this sector। सेक्टर की रेडियस की तरह दिख रही है and actually this is the distance between moon and the earth। ME1 या ME2, this is the distance between moon and the earth which we are going to find। इसी ME1 या ME2 को हमें पता करना है। So now easily you can find it by using the relation angle equals to arc upon radius। in the triangle, sorry, in the sector E1 M E2, let's apply this formula, angle equals to arc upon radius। ठीक है, what is the angle? Theta, that is parallactic angle which can be calculated by adding the θ1 and θ2। and what is arc? this is the arc length, E1 E2 को arc length माना हुआ है and this is equals to baseline means distance between two observatories, this is the x, and divided by radius, radius means ME1 or ME2, that is the distance between moon and the earth। so finally
R can be calculated by x upon theta. By this relation you can find the R. R means distance between moon and the earth. So this is the method we use for measuring the distance between earth and the moon. And similarly also you can find the distance between earth and the stars, या distance between earth and the planets, other planets. ठीक है. So this is the parallax and parallax method. I hope सबको समझ में आया होगा. ठीक है. This is the parallax and parallax method and its application. बस जस्ट इसे यहीं भी छोड़ करके आप कह सकते हैं now we can find this R by measuring x and theta by using the values of x and theta. Theta क्या है? This is theta 1 plus theta 2, parallax angle या parallactic angle, and x is the baseline means distance between two observatories. दो ऐसी पोजीशन जहां से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस है. Now let's use the next topic. Let's start the next topic. This is the dimension now. Very important topic. 7 dimensions of the world. Seven dimensions of the world. Our topic is 7 dimensions of the world. अब ये 7 dimensions of the world क्या हैं? Students, I think we have studied about the physical quantities, fundamental quantities and the derived physical quantities and also supplementary. तो मैंने derived में बताया कि derived physical quantities can be derived या can be represented in the form of fundamental quantities. Derived quantities जो हैं they are formed with the help of fundamental quantities. तो इन जो fundamental quantities हैं we have listed also. There are seven fundamental quantities are there, and in 7 fundamental quantities की help से we can derive the other physical quantities known as derived physical quantities. ठीक है. तो कहा गया कि ये जो 7 हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स को व्हेन वी रिप्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट दे आर कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड. फिर से बता दे क्या है. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं दे आर सिंबल्स. पहले सिंबल्स चेक कर लो क्या है. फर्स्ट बताया दिस इज लेंथ. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज द लेंथ and its symbol is L in square bracket. Square bracket में कर रहे हैं तब जाके ये बोल रहे हैं this is the means one of the 7 dimensions of the world. Dimensions of the world इसीलिए बोला कि means world में जितने भी physical quantities हैं वो सभी draw की जा सकती हैं means represent की जा सकती हैं with the help of these 7. So they are called 7 dimensions of the world. Second, mass. मास को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल m से एंड नाउ इन स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ ब्रैकेट. ठीक है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट. थर्ड, टाइम. टाइम के लिए वी यूज t सिंबल. वी यूज द सिंबल t इन स्क्वायर ब्रैकेट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के लिए वी यूज द सिंबल ए. ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर. एम्पियर को मीन्स ए सिंबल को व्हेन वी यूज इन स्क्वायर ब्रैकेट तो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर वी यूज टेम्परेचर के लिए सिंबल के. के क्या है? के फॉर केल्विन. के को कैपिटल के एंड इन द स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज
one of the 7 dimensions of the world representing the temperature. Sixth, luminous intensity. Luminous intensity. For this we use CD. CD stands for candela. CD सिंबल यूज करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट. जो सिंबल्स बताए जा रहे हैं वी हैव टू यूज द सेम. कोई इसका ऑप्शन नहीं है कि एल की जगह पे स्मॉल एल यूज कर लिया या एल की जगह पे कोई और सिंबल यूज कर लिया. वी हैव टू यूज द सेम कन्वेंशनल सिंबल्स. एंड नाउ seventh is amount of substance. Amount of substance. For this we use mole. Small MOL. Mole. ठीक है. तो these are the 7 base quantities या कहते हैं उसको fundamental quantities with their symbols. Symbols जब स्क्वायर ब्रैकेट में कह लिया तो they are 7 dimensions of the world. तो ये 7 dimensions of the world यही हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में सिंबल्स दिए हुए हैं. They are 7 dimensions of the world. With the help of these symbols we can express other derived physical quantities with the combination of 2 or 3 or more. We can represent any derived physical quantities. नोट कर लिया? Okay. Now let's write down the next topic. Dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. किसी भी physical quantity के dimensions का क्या मतलब है? जैसे जानते हो डायमेंशन मैथ्स में जानते हो किसी भी जैसे मान लो कोई क्यूब है या कोई रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन से मतलब होता है उसकी साइज. हाउ इट फॉर्म्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. या अगर कोई रेक्टेंगल है तो व्हाट इज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो दिस इज द डायमेंशन उसे बोलते हैं. वो बना कैसे है उसकी साइज. ठीक है. सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मीन्स how the physical quantity can be expressed. कैसे वो बना हुआ है. This is called the dimensions. Actually सुन लो dimensions of a physical quantity is the power or exponent. Dimensions of a physical quantity are the exponents or the power. किसका power? बेस क्वांटिटीज का पावर मीन्स फंडामेंटल जो 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड हैं उनके एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है विच कैन बी रेज टू दैट पावर टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. बात समझो. एग्जांपल समझे. एग्जांपल समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड. वेरी सिंपल. फर्स्ट suppose we are going to find the dimension of the speed या velocity की dimension निकालने जा रहे हैं. So for getting the dimension of the speed, first thing we have to use its formula. ठीक है ना. जब तक वो फॉर्मूला नहीं जानोगे डायमेंशन नहीं निकाल सकोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know the speed formula. Speed formula is distance upon time. Distance upon time. And basically distance is the length. Basically distance जो है वो है क्या? Length है. So now see how to find the dimension of speed. Dimension of speed equals to dimension of distance. Distance को हम लिख सकते हैं length upon dimension of time. ठीक है. Speed equals to distance upon time and basically distance is the length. So dimension of speed equals to dimension of length upon dimension of time. Or dimension of
स्पीड, ऐसे लिख दो, डायमेंशन ऑफ स्पीड. Actually we are going to get here the dimensional formula of the speed. लिख सकते हैं पूरा सही से, dimensional formula of the speed equals to, what is the dimension of the length? It is the fundamental and represented by square L in square bracket, and dimension of time means square bracket में t. ठीक है. And exponents law you know better. When t goes in numerator, L तो वैसे रहना है and t पे exponent बन जाना है -1. ठीक है. And now we can write here 1. L पे कुछ means power यहाँ पे क्या है actually by default this is 1. अब combining these two, L1t minus 1 क्या हो गया? L1t minus 1. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड. ये देखो, यहाँ देख लो, दिस L, इसे कर सकते हो LT1 LT minus 1 लिख सकते हो, और LT minus 1 LT minus 1 लिखो, यह लिख दिया L1t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी ऑल्सो. ठीक है. अब देखो, अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पे सिंबल्स में कहीं m नहीं है, मास का कोई टर्म नहीं है, सो वी कैन राइट हियर m टू द पावर 0. m है ही नहीं, तो दिस इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 1. व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ l? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ l? दिस इज 1. एंड व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ t? -1. सो t -1. We can also express this dimensional formula of the speed m0 l1 t minus 1. m0 l1 t minus 1, या कोई लिख सकता है सिर्फ l1 t minus 1, या कोई लिख सकता है lt minus 1. All are correct. ठीक है. So now let's see what is the meaning of dimensions. हेडिंग थी डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. मैंने यहाँ दिखा दिया है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ speed. And now dimensions of the speed, heading करेंगे dimensions, not heading, means we are going to find now dimensions of speed. Dimensions of speed का मतलब हो गया speed बनी कैसे है, means speed किन एक्सपोनेंट की हेल्प से बनी हुई है. तो कह सकते हैं 0 in mass. मास पे एक्सपोनेंट कितना है? 0, तो लिखेंगे 0 इन मास, कॉमा लेंथ पे एक्सपोनेंट कितनी है? 1, तो 1 इन लेंथ, कॉमा टाइम पे एक्सपोनेंट कितनी है? -1, सो -1 इन टाइम. So these three are the dimensions of the speed. Yeah, we can skip this 0 in mass, ये छोड़ सकते हो. Directly you can write that 1 in length and -1 in time. तो this is the meaning of dimensions of the physical quantity. ठीक है. मैंने लाइव में इसकी डेफिनेशन भी समझाई हुई है कि डायमेंशंस हैं क्या. अगेन आई एम गोइंग टू डिक्टेट, यू कैन राइट कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है. राइट डाउन, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. Repeating, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the quantity completely.
स्पीड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए वो कौन कौन से पावर थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के, जो उनके ऊपर चढ़ाने से, जो उसके ऊपर लगाने से इट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली द स्पीड. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अब कोई पूछ दे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड. कोई पूछता है व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द स्पीड, तो बस ये लिख देंगे पूरा, इस पूरे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इक्वेशन. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू, या डायमेंशन ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू m0 l1 t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन. फॉर्मूला कोई पूछे तो सेपरेटली यू राइट m0 l1 t minus 1. एंड कोई पूछता है डायमेंशंस ऑफ द स्पीड, तो वी हैव टू शो देयर एक्सपोनेंट सेपरेटली. तीन बातें हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस. तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन. ये सेपरेट जो बना हुआ है राइट साइड, दिस इज द फॉर्मूला, एंड दीज थ्री गिव्स यू द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड. आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये तीनों टर्म. नाउ लेट्स फाइंड वन मोर डायमेंशन. एक और डायमेंशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस लेक्चर में. सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2. सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन. डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ये निकालना है आपको, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट वी नीड इट्स फॉर्मूला. एक्सेलरेशन फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी या डेल्टा टी, या कह सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. सो डायमेंशन ऑफ ए का मतलब, डायमेंशन ऑफ ए कैन बी फाइंड बाय राइटिंग द डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी एंड डायमेंशन ऑफ डेल्टा टी. क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डेल्टा टी. ये स्टार्टिंग स्टेप्स हैं इसलिए आपको बार बार लिख के दिखा रहे हैं, अदरवाइज बाद में जब प्रैक्टिस में आप हो जाएंगे तो डायरेक्टली यू कैन राइट द डायमेंशन. ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस अभी हुए नहीं आपको, आप देख रहे सीख रहे. सो वी आर एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप हियर, कैसे बन रहा है वो सारी चीज बताई जा रही है. सो डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी. डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी. अब ये बताओ कि वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सो चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अनदर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. तो 10 एंड 2 का जो डिफरेंस आएगा इट विल बी ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली डेल्टा वी का डायमेंशन वही होगा जो कि डायमेंशन वी का होगा. रिपीटिंग, डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द वी. जो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होता है. अभी मैंने बताया था डायमेंशन ऑफ स्पीड, या मैंने बताया डायमेंशन ऑफ स्पीड या डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बोथ आर सेम. सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डायमेंशन ऑफ स्पीड. अगेन आई एम स्टेटिंग, dimension of delta v equals to dimension of v, and dimension of v means dimension of speed or velocity जो भी निकाला गया था lt minus 1. we can write lt minus 1, कोई लिख सकता है l1t minus 1, कोई लिख सकता है m0 l1t minus 1, all are correct, divided by dimension of delta t. so dimension of delta t means dimension of t. What is dimension of t? In square bracket t. ठीक है, अब देखो आगे. So dimension of a, dimension of acceleration. अब देखो फिर से एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे. ये t जब ऊपर जाएगा मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट t जब न्यूमरेटर में जाएगा तो विद माइनस एक्सपोनेंट. यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं मीन्स 1 है, सो ऊपर जाएगा तो -1. एक्सपोनेंट लॉ मैथ्स में पढ़े हुए हो, दैट वी आर यूजिंग द सेम. सो ये हुआ lt -1, और ये जब ऊपर गया तो t
-1, t -1. नाउ कंबाइनिंग l, अब देखो t -1 फाइनली t -2, ये भी एक्सपोनेंट लॉ है. मैथ्स के एक्सपोनेंट लॉ क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा या 9th में पढ़ाया गया होगा. वी आर यूजिंग द सेम. So this is the dimension of acceleration. Dimensional formula LT - 2 is the dimensional formula of acceleration. Easy है. अभी स्टार्ट है, उसके बाद जो है और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के. तो अगर आपको समझ में आया है तो जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके माइंड में जिनका डायमेंशन निकालना चाहते हो, first use its formula and then apply the same method. Apply this method which we are using here, so that you can find the dimension of the given physical quantity, any physical quantity. So practice कीजिए और समझिए इस लेक्चर को, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे और वी कैन डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना. सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड कीप्स लर्निंग, ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.